नमस्कार। आज हम बिहार के रूपाली विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव के नतीजों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है वोटर के विश्वास की, चुनावी गणित की और जमीनी हकीकत के टकराव की। तो ये है रूपाली, बिहार के पूर्णिया जिले में बसा एक इलाका। कहते हैं यहाँ की राजनीति भी यहाँ की नदियों की तरह ही अपना रास्ता खुद बना लेती है, कभी शांत तो कभी उग्र। चलिए इस इलाके के सामाजिक और राजनीतिक भूगोल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। सोचिए, क्या होता है जब वोटर अपने उस नेता के खिलाफ हो जाएं जिसे वो 15 साल से जिताते आ रहे हों। आखिर वो कौन सी वजह थी कि एक अपराजय मानी जाने वाली नेता अपने ही गढ़ में अचानक धराशायी हो गई? आइए इस पहेली के हर हिस्से को जोड़कर देखते हैं, नतीजों का विश्लेषण करें। उससे पहले रूपाली की मिट्टी और यहाँ के लोगों के मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। आखिर यहाँ की जिंदगी की असलियत क्या है और कौन से वो मुद्दे हैं जो यहाँ की हवा में तैर रहे थे। देखिए, रूपाली 100% एक ग्रामीण इलाका है जहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मक्का और गेहूं की खेती पर टिकी है। साक्षरता दर 50% से भी कम है, जो यहाँ की सामाजिक चुनौतियों को और गहरा कर देती है। लेकिन इन सबसे बड़ी और स्थायी चुनौती है बाढ़। हर साल गेनुआ और कोसी नदियों का पानी यहाँ के जीवन और यहाँ की राजनीति दोनों की दिशा तय करता है। और अब बात करते हैं उस चुनावी फैसले की जिसने रूपाली की राजनीति में एक तरह से भूचाल ला दिया। साल 2025 में यहाँ के वोटरों ने एक ऐसा जनादेश दिया जिसने सारे पुराने समीकरणों को तोड़कर रख दिया। 55.45%। ये था जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के विजेता उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल का वोट शेयर। अपने आप में ये एक जबरदस्त जीत तो है ही, लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम इसकी तुलना उनकी प्रतिद्वंदी के आंकड़ों से करते हैं। और दूसरी तरफ महज 22.77%। ये चौंकाने वाला आंकड़ा था 15 साल से विधायक रही बीमा भारती का, जो इस बार राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के टिकट पर मैदान में थी। इसका मतलब जानते हैं, 73,572 वोटों का एक तरफा अंतर। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक सुनामी थी। ये एक साफ और सीधा संदेश था कि वोटर ने कुछ बहुत बड़ा तय कर लिया था। ये बार चार्ट पूरी कहानी को तस्वीरों में बयां कर रहा है। जेडीयू के वोट और आरजेडी के वोट के बीच की ये गहरी खाई साफ दिखाती है कि असल में ये कोई मुकाबला था ही नहीं, ये एक तरफा जनादेश था, बिल्कुल साफ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा हुआ कैसे? एक इतनी स्थापित नेता जिनका अपने क्षेत्र पर मजबूत दबदबा माना जाता था, सिर्फ एक पार्टी बदलने के फैसले से इतना बड़ा चुनाव कैसे हार गई? चलिए इस हार का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, इस नतीजे के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये कई व्यवस्थागत दरारों का नतीजा था, जो धीरे धीरे मजबूत होती गईं और आखिर में पूरी की पूरी राजनीतिक इमारत ही ढह गई। तो 4 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला और सबसे अहम, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का वोट। ये वोट उम्मीदवार के साथ नहीं गया, बल्कि जेडीयू के तीर चिन्ह के साथ ही बना रहा। दूसरा, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने सत्ता विरोधी वोटों में सेंध लगा दी। तीसरा, यादव वोट बैंक में एक बड़ी फूट पड़ गई। और चौथा, मुस्लिम यादव समीकरण यहाँ की आबादी के गणित के हिसाब से जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। स्रोत रिपोर्ट का ये एक वाक्य पूरी कहानी का सार है। वोट किसी व्यक्ति के चेहरे को नहीं, बल्कि उस पार्टी के सिंबल को मिला जिस पर ईबीसी समुदाय ने सालों से भरोसा जताया था। ये व्यक्तिगत वफादारी पर संस्थागत विश्वास की जीत थी। और इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है। राजनीति सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसके केंद्र में वोटर का आत्मसम्मान और उसका भरोसा होता है। जब राजनीतिक दल और नेता अपनी चुनावी गणनाओं में इस बुनियादी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें, तो 2025 के इस बड़े बदलाव के संकेत हमें पहले से ही मिलने शुरू हो गए थे। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। 2015 और 2020 दोनों ही चुनावों में बीमा भारती जेडीयू के टिकट पर जीती और उनका जीत का अंतर भी बढ़ा। लेकिन 2025 में जैसे ही उन्होंने पार्टी बदलकर आरजेडी का दामन थामा, नतीजा पूरी तरह पलट गया। 19,000 वोटों की जीत 73,000 वोटों की हार में बदल गई। और अब सबसे दिलचस्प आंकड़ा,
2020 में मतदान था लगभग 61%, लेकिन 2025 में ये आंकड़ा उछलकर 75% के पार चला गया। वोटिंग में करीब 15% का ये उछाल कोई आम बात नहीं है। ये अक्सर एक बहुत गहरी और संगठित भावना का संकेत होता है। इस मामले में ये साफ तौर पर उम्मीदवार के पार्टी बदलने के खिलाफ एक लहर थी। तो चुनावी विश्लेषण से आगे बढ़कर अब ये देखना जरूरी है कि रूरपाली के लोगों की असल प्राथमिकताएं क्या हैं और भविष्य के लिए शासन का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि रूरपाली के वोटरों के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं बाढ़ से हर साल होने वाली तबाही, बच्चों में कुपोषण, किसानों पर कर्ज का बोझ, रोजगार के लिए युवाओं का पलायन और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी। असली राजनीतिक अवसर इन्हीं मुद्दों के समाधान में छिपा है। तो किसी भी राजनैतिक शक्ति के लिए रूरपाली के लोगों से दोबारा जुड़ने का एक साफ रास्ता है। पहला, उनकी असली समस्याओं पर काम करें, जैसे बाढ़ और स्वास्थ्य। दूसरा, एक नया, साफ सुथरा और जमीन से जुड़ा नेतृत्व तैयार करें। और तीसरा, संरक्षण की नहीं बल्कि सेवा की राजनीति के जरिए जनता का विश्वास फिर से जीते। और हाँ, आज के डिजिटल दौर में एक और बात बहुत अहम हो जाती है। राजनीतिक दलों को वोटर के डेटा और उसकी निजता का सम्मान करना होगा। वोटर से जुड़ने का हर प्रयास उनकी सहमति पर आधारित होना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास दोनों बने रहें। और आखिर में रूरपाली की ये कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या राजनीति सिर्फ जातियों और वोटों को जोड़ने घटाने का अंकगणित है, या इसका असली मकसद लोगों की गरिमा, उनकी समस्याओं का समाधान और उनके लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है? रूरपाली के मतदाताओं ने तो अपने वोट से इसका जवाब दे दिया है।